हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव और तीसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये तीनों क्या होते हैं आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है और एक एक टॉपिक को समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोड। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जी। इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब किसी धातु के छड़ को, इस धातु के छड़ को उसी के लवण के, यहाँ पे उसी रहेगा, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर एक आवेशित धातु का छड़ आवेशित हो जाता है। इस युक्ति को ही इलेक्ट्रोड या हिंदी में अर्धसेल कहते हैं। इलेक्ट्रोड अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में अर्धसेल कहते हैं। ठीक है ना। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। एक बड़ा सा हम बर्तन ले लेते हैं। ठीक है ना, एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में हमने क्या कर दिया, एक बड़ा सा हमने बर्तन ले लिया। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का इसमें हमने विलयन, लवण का विलयन हमने घोल दिया है। क्या है? कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन है। ठीक है ना। जब इसमें हमने कॉपर सल्फेट के लवण के विलयन को हमने इसमें रख दिया है, ठीक है। अब इस विलयन में हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन इसमें भरा गया है, इतना आप भूलेंगे नहीं, इसमें है जी, कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉपर धातु के ही छड़ को इसमें हम डुबाते हैं। ठीक है ना। ये छड़ किसका है? कॉपर का छड़ है। तो जब हम जब किसी धातु का, ये कॉपर एक धातु है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाते हैं। देखिए, कॉपर का छड़ है और कॉपर सल्फेट के ही लवण का विलयन है, कॉपर का ही सल्फेट का ही तो विलयन है ना। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो ये जो छड़ है ना, ये आवेशित हो जाता है। आवेशित मतलब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश इस पर आ जाते हैं, तो आवेशित हो जाता है। तो इस युक्ति को ही या इसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं या अर्धसेल कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? एक बार और सुनेंगे, सुन लीजिए। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाता है। इस युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ आवेशित हो जाता है। इस युक्ति को ही इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। इलेक्ट्रोडों के 2 प्रकार होते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे। इलेक्ट्रोडों के कितने प्रकार होते हैं? तो इलेक्ट्रोडों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। ठीक है ना। याद रखिएगा, मोस्टली मैं कह रहा हूं कि जो एनोड होते हैं ना, उस पर ही ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। या ज्यादा बेनिफिट ये होगा ना कि जो, या ज्यादातर मतलब क्या होता है, ज्यादातर मैं यही कहूंगा कि जो एनोड होते हैं उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और जो कैथोड होते हैं ना, उस पर अपचयन की क्रिया होती है। बट ऐसा हर बार नहीं होगा, लगभग बार हम कह सकते हैं 95% हम कह सकते हैं कि ऐसा ही होता है। ठीक है ना। कि अब जो एनोड होता है ना, वो धनात्मक होता है, ठीक है ना, और जो कैथोड होता है उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। समझ गए? चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लें तो अच्छी बात रहेगा। ठीक है दोस्त, समझ के होंगे ना। चलिए जी। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं। देखिए, एक हमारा इलेक्ट्रोड के 2 प्रकार होते हैं, एनोड और कैथोड। तो इतनी आपको दिमाग में होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रोड नाम लेंगे ना, तो इसका मतलब एनोड और कैथोड दोनों को एक साथ हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए,
अब यहाँ से हमारे जो ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक हैं जी, वो क्या है? तो पहला है हमारा इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसके बाद हम तीसरा एक जानेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो ये तीनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो चलिए हम इसको पहले बता ही देते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? तो हमने यहाँ पे लिखा है, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान से अगर आप समझें तो थोड़ा सा अभी मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हमने आपको ये समझाना था, जैसे इलेक्ट्रोड आपने पढ़ा होगा कभी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बड़ा सा हमने बंद बर्तन ले लिया, या खुला बर्तन भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे खुला या बंद बर्तन कोई भी आप ले सकते हैं। ये हमने एक बर्तन ले लिया है, ठीक है ना? अब इस बर्तन में हमने क्या कर दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन को घोल दिया। इसमें क्या हमने घोला है? कॉपर सल्फेट। इसमें क्या घोला गया? कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन। कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन हमने इसमें घोल दिया है, ठीक है ना? इसमें कॉपर सल्फेट का लवण का विलयन हमने घोल दिया है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कॉपर धातु के छड़ को, इसमें हम क्या करते हैं? कॉपर मान लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट के लवण का विलयन हमने इसमें घोल दिया है। इसमें यहाँ तक मान लेते हैं हमने घोल दिया है, ठीक है ना? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कॉपर धातु के छड़ को ही इसमें हम डुबोते हैं। तो जैसे ही हम इसमें डुबोएंगे तो सबसे पहले ये छड़ आवेशित हो जाता है। ये छड़ क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और जैसे ही ये आवेशित होगा ना, तो इस छड़ पर एक विभव उत्पन्न होगा, और उसी विभव को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा छड़ है ना, ये किसका है? ये हमारा जो छड़ है ये कॉपर धातु का ही छड़ है। किसका छड़ है जी? तो कॉपर धातु का छड़ है। ये हमारा जो है ना, ये कॉपर धातु का ही छड़ है। तो हम ये कह रहे हैं, देखिए कॉपर धातु का छड़ है, कॉपर सल्फेट का ही लवण का विलयन है। मतलब जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबा रहे हैं, देखिए कॉपर है ना, तो कॉपर सल्फेट के ही लवण के विलयन में डुबा रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया आपको? एक बार और सुना दूं मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात हम ये करें कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गए होंगे। वही बात लिखा गया है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। देख रहे हैं ना, छड़ पर एक धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, तो छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, अब दूसरा हमारा आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब ध्यान से आप समझेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, जो हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा ठीक ऐसा ही है ये भी, बट इसमें क्या है कि
यहाँ पे जो ये विलियन हमने भरा गया है ना, इसमें कुछ कंडीशन लगा दिए गए हैं। ये विलियन में क्या क्या कंडीशन लगाया गया है? सबसे पहली बात, जो दाब होनी चाहिए ना, दाब, वो 1 ATM होना चाहिए। ये मैं फिगर नीचे बना सकता हूँ, जो आप इतना बना लीजिएगा पहले फिगर। अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये टोटल फिगर आपको नीचे बनाना है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो दाब 1 ATM होना चाहिए इस विलियन का, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का लवण का विलियन है, इसमें 1 ATM दाब होना चाहिए। दूसरी बात, जो ताप है ना, ताप, वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होनी चाहिए, रूम का जितना ताप होता है। और दूसरी बात कि धातु 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है ना, 1 मोलर सांद्रता होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए। ये 3 कंडीशन है जी, देख लीजिए। जब ये तीनों कंडीशनों पर उस धातु के लवण, धातु को जब लवण के विलयन में डुबाते हैं ना, तब जाकर जो घटनाएं होंगी उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब हम सिंपल से कह रहे हैं कि जब किसी, ध्यान से समझेंगे क्या होता है, जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM, ध्यान से समझेंगे, जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले लवण के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। केवल इन दोनों में केवल अंतर यही है ना कि इलेक्ट्रोड विभव में कोई कंडीशन नहीं था कि दाब इतना होना चाहिए, ताप इतना होना चाहिए, या सांद्रता इसकी इतनी होनी चाहिए। बट इसमें है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में है, कितना है जी, कि इसकी सांद्रता जो होना चाहिए 1 मोल, ताप 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 ATM। तो एक बार और मैं परिभाषा बोल दूं, याद हो जाएगा ना। आप कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 ATM दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलर सांद्रता वाले उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, तो छड़ आवेशित हो जाता है, तो छड़ आवेशित हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आप मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए होंगे। मैं इतना कहूंगा, इस फिगर को आप यहाँ पे जरूर लिखिएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीजें आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव को ई से दर्शाते हैं, तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, ठीक है ना। इसी संबंध को ही हम नरस्ट समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये हमने एक टॉपिक इसको नहीं बनाया, बना देना चाहिए था मुझे। चलिए कोई नहीं जी, ये आपको मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव है इसको हम ओनली ई से दर्शाते हैं, और जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये इसको हम ई नोट से दर्शाते हैं जी, ई नोट से, ठीक है ना। तो इन दोनों में ई और ई नोट में हमें संबंध बताना है। तो वो संबंध क्या होता है याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल टू ई नोट 2.303 RT/NF log 1/mn प्लस, ठीक है ना। ये होता है जी, ये आपको याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है जी, नेक्स्ट समीकरण का मतलब ये हमारी टिप्पणी है। 2.303 RT/NF log 1/mn प्लस, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे दोस्त, ठीक है। जहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा सा, इसको पहले मैं बंद कर दे रहा हूँ, यही संबंध है जी। चलिए
मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे देखिए यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए संबंध पहले मिल गए, तो यहाँ पे 2.303 ये एक मान है, ठीक है, नियत मान। आर क्या है यहाँ पे, आर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर है गैस नियतांक, गैस नियतांक। थोड़ा सा ये मोटा हो रहा है क्या। यहाँ पे टी क्या है, परम ताप है। यहाँ पे n क्या है, n है मोलों की संख्या। यहाँ पे f क्या है, f है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक है। यहाँ पे लॉग तो आप ऐसे भी जानते हैं, ये मैथ का वो है। mn प्लस ये है ना, ये धातु आयन की सांद्रता है। mn प्लस ये क्या है, धातु आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं, ये धातु आयन की सांद्रता है। Mn ये धातु, अब प्लस है तो आयन, तो धातु आयन की सांद्रता, यहाँ पे कोष्ठ में बंद करते हैं तो उसको सांद्रता कहते हैं। तो धातु आयन की सांद्रता है Mn प्लस। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। अगर निष्ठ समीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है तो आप यही बोलिएगा, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि निष्ठ समीकरण में टिप्पणी लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी, मतलब निष्ठ समीकरण के अनुसार आप ऐसे ही लिख देंगे, निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ई, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट तथा धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। यही आप जो हमने बोला ना वही लिखकर ये नीचे समीकरण आप लिख दीजिएगा नेक्स्ट समीकरण में टिप्पणी के जगह पे, और ये आप दर्शा दीजिएगा कौन क्या है, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। 100% यही होगा। आप क्या बोल देंगे, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, निष्ठ समीकरण के अनुसार किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ई, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट तथा धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। इतना लिखकर ये समीकरण लिख देंगे और ये साइड में आप दर्शा देंगे, आपका काम हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहें या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रोड ही हम कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, ठीक है ना, यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड विभव है ना, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों का, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मतलब ये कहा जाता है, यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोड, जब वैज्ञानिकों को पता चला कि कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात करा सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। वैज्ञानिकों को जब पता चल गया कि कोई भी इलेक्ट्रोड है ना तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है, तो इस तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग इलेक्ट्रोड लेते आए और उसको कहें कि सर आप इलेक्ट्रोड विभव निकाल के दिखाइए, ठीक है ना। तो निकाल के दिखाने में, तो इस तरीके से जब वैज्ञानिक बहुत सारे लेकर आ गए, अब बड़े जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसकी खोज किया था तो उनसे कहने लगे कि भैया इसका भी बताइए, इसका भी बताइए, इसका इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। तो इस तरीके से परेशानी आने लगी, कितने को बताएंगे भैया, तो इस तरीके से तो वो वैज्ञानिक क्या किए, एक और मशीन उन्होंने बनाया और उसी का नाम इन्होंने रखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उनका नाम रखती है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, मतलब अलग अलग बहुत सारी इलेक्ट्रोड लेकर आए ना, तो जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया। फिर से इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव नहीं, यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रोड रहेगा, ओनली इलेक्ट्रोड। तो एक और इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। समझ रहे हैं।
जब वैज्ञानिक जो है ना तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड को लेकर आए और उनको इलेक्ट्रोड विभव कह दिए कि मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके से दिक्कत आने लगे। तो वो वैज्ञानिक क्या किए कि उन्होंने फिर से एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया ना, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जिससे वो इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसका इलेक्ट्रोड विभव वो ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड का ही निर्माण किया गया, इस इलेक्ट्रोड को ही अब हम इलेक्ट्रोड नॉर्मल नहीं कहेंगे, जबकि कहेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फिगर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, बट चलिए कोई नहीं जी, इतना काफी है। नेक्स्ट, चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्लासेज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं और मैं यही आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आए होंगे सभी टॉपिक। दोस्त मैं यही कहूँगा, यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तब मैं केवल एक ही कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम अपने जो स्कूल ग्रुप है या कोचिंग के ग्रुप हैं, आपके 5 तो दोस्त होंगे ना, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। उनसे कहिएगा कि इस चैनल से आप भी पढ़ाई कीजिए। क्यों इस चैनल से पढ़ाई करना है? क्योंकि यहाँ पर रट कर नहीं दोस्त, यहाँ पर हम समझा कर याद कराते हैं आप सभी को, समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक है। तो ये पार्ट 3 था, इस चैप्टर का तीसरा वीडियो था। इससे पहले के 2 वीडियो आप देख लीजिए, और ये तो दूसरा चैप्टर है ना, इससे पहले जो बिलियन चैप्टर है उसकी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो उस लिंक पे केमिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, और उसी तरीके से फिजिक्स पर भी क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, अब कल आपको फिर से मिलने वाले हैं या पार्ट 4 मिलेंगे, और ये पार्ट 4 पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट सीरियस है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि ओनली 199 में उनको पूरी फिजिक्स और प्लस पूरी केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स के आपके टोटल आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में आपके 10 चैप्टर हैं, मतलब 24 चैप्टर है ना। इस 24 चैप्टरों का सिंपल नोट्स आपको हम दे रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लैंग्वेज के अनुसार, जो बहुत ही सिंपल आपको बनाया गया है। बुक भी तो आप ले सकते हैं ना, बट बुक में क्या है, बुक के लैंग्वेज के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट यहाँ पे हम आपको पीडीएफ नोट्स है वो अपने लैंग्वेज के अनुसार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर ही आपको सेंड किए जाएंगे। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए, या कह दीजिएगा फुल नोट्स चाहिए। इतना आप कहेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, वहाँ पे आप 199 पेमेंट करके पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होता है सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। जैसे ही व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।